नमस्ते, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप क्रिश्चियन डेमो केयर में। हमने अभी जाना कि जो हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप में उसका लाइव वीडियो सेशन में जाना कि किस तरह से हम क्रिश्चियन डेमो को बांटा जा सकता है कि डिफरेंट वेराइटीज़ में या डिफरेंट क्लासेस में किस तरह से हम बांट सकते हैं। तो फिर से हम आपको हिंदी में करवाते वही वर्कशॉप, वही फीचर्स, हम वही चीज़ें हम फिर से बताएंगे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म ऑनलाइन वर्कशॉप में। वैसे ये ऑफलाइन वर्कशॉप जिन्होंने भी अटेंड किया है उनको भी ये रिकॉर्डिंग मिलेगा और ये जो है यूट्यूब में अपलोड हो रहा है। तो वो यूट्यूब में आप ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट वीडियो रहेगा। इसका मतलब तो ये है कि आप जिसके पास भी ये लिंक जाएगा वही इस वीडियो को ओपन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये समय दिया और आपने जितने भी अमाउंट है उतना खर्च किया मुझसे जानने के लिए। और शायद आपने लाइव सेशन में 1.5-2 घंटे बैठे भी होंगे, क्योंकि हमारा जो लाइव सेशन मतलब ऑफलाइन सेशन था वो 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए लाइव सेशन में आप रहे होंगे। फिर भी आप लोगों के लिए ये हमारे वीडियो है जो जिसमें हम फिर से वही बातें करेंगे, लेकिन सारा वीडियो जो है वो हिंदी में रहेगा। उस वक्त थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मुझे बात बीच बीच में जो लैंग्वेज है वो चेंज करना पड़ रहा था, कभी इंग्लिश में, कभी नेपाली में, कभी हिंदी में बोलना पड़ रहा था। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे हिंदी में अच्छी वर्ड्स मुझे नहीं आ रहा था। इसलिए फिर भी हम आज फिर से हम यही सेशन हिंदी में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो कृपया करके, क्योंकि आपने इतना पैसा आपने हमें दिया है कुछ सीखने के लिए, तो प्लीज़ ये वर्कशॉप जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं कि आज क्या है हमारे वर्कशॉप में, क्रिसेंथेमम केयर वर्कशॉप। सो आप सभी को पता है क्रिसेंथेमम ये जो है ये साइंटिफिक टर्म है और इसका जो हिंदी वर्जन है, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गुलदाउदी। ठीक है, सो गुलदाउदी बोलते हैं और गुलदाउदी का अर्थ है और क्रिसेंथेमम का अर्थ है, क्रिसेंथ मतलब गोल्ड मतलब सोना, और मम मतलब फ्लावर मतलब सोना जैसा फूल, मतलब सोने का रंग का फूल। तो जो पहले क्रिसेंथेमम मिलता था उसका जो रंग था, पहले जो रंग था उसका सोना जैसा रंग था, मतलब येलो, डार्क येलो या गोल्डन येलो बोल सकते हैं। तो वो कलर के कारण इस फ्लावर का नाम दिया गया है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम क्रिसेंथेमम मतलब क्रिसेंथेमम मीन्स फ्लावर, तो गोल्ड फ्लावर, फ्लावर विथ गोल्ड कलर। तो मैं हूँ रजत ठकुरी और मैं आपका क्वालिफिकेशन में एमएससी मास्टर इन साइंस बायो बॉटनी में, और मेरा टैक्सोनॉमी स्पेशलिस्ट है। और मैं इतना ही नहीं कि लास्ट 15-16 साल से मैं नर्सरी चला रहा हूँ और गुलदाउदी का प्रोडक्शन करता आ रहा हूँ। मैं कटिंग से खुद अपना कटिंग्स बनाता हूँ और कटिंग से लोगों को शेयर भी करता हूँ, कटिंग में लोगों को बेचता भी हूँ उसके, और उसी के हिसाब से मैं प्लांट भी तैयार करता हूँ। प्लांट्स भी मैं जो ब्लूमिंग प्लांट्स है वो भी सेल करता हूँ। उसके साथ में मेरा एक खुद का ब्रांडिंग है, फ्लावर फेस्टिवल, दार्जिलिंग फ्लावर फेस्टिवल। उसमें हमारा क्रिसेंथेमम का एग्जीबिशन होता है, बहुत सारा जो हिल्स में है वो लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे ही। और मेरा जो ठकुरीस नर्सरी, ये तो आपको खैर अभी सभी को पता है कि लास्ट 5 ईयर से पैन इंडिया में हम फ्लावर्स जो है सप्लाई करते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने बोल दिया कि क्रिसेंथेमम मतलब फ्लावर ऑफ गोल्ड। जो ये क्रिसेंथेमम अथवा और गुलदाउदी है, गुलदाउदी हम ऐसे ही सिर्फ लार्ज एग्जिबिट या पॉम्पॉन्स के तरह जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लार्ज एग्जिबिट्स, जिसको एक एक हम स्नोबॉल वेराइटीज़ पे बोलते हैं। हिंदी में मोस्टली मैंने सुना है कि लोगों को कहते हुए स्नोबॉल वेराइटीज़। और दूसरा वेराइटीज ये होता है पॉम्पॉन्स, जो ज़्यादा बुशी फॉर्म में फूल देता है, उसको बोलते हैं पॉम्पॉन्स वैरायटी। तो आज हम एक्चुअली जानेंगे कि क्रिसेंथेमम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूएसए का क्लासिफिकेशन है, और यूएसए के क्लासिफिकेशन से ही मैं आपको शुरुआत करता हूं, क्योंकि यूके का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हम बात के लिए रखते हैं, पहले आज हम थोड़ा सा आसानी वाला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों,
सो देखिए दोस्तों, आज जो हम क्लासिफिकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं वो या जानने की चेष्टा करेंगे वो है यूएसए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन गुलदाउदी का जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स, उसका ब्लूम का जो शेप होता है, उसका ब्लूम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसके हिसाब से जो यूएसए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार जो क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी को 13 भाग में क्लासिफाई किया गया है और उसको बोलते हैं 13 क्लासेस, 13 क्लासेस। सो 13 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और पहला क्लास है इरेगुलर इनकर्व, IRREGULAR, इरेगुलर इनकर्व। देखिए दोस्तों, ये इरेगुलर इनकर्व मतलब क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इरेगुलर इनकर्व मतलब आपने डिस्क फ्लोरम में आपने क्रिसेंथेमम का ब्लूम देखा होगा। तो कोई ब्लूम जो है वो ये जो सेंट्रल डिस्क है जहाँ से फ्लोरल, हम जो सेंट्रल डिस्क है जहाँ से पेटल्स निकलता है, तो पेटल्स जो निकलता है कुछ पेटल्स इस तरह से बाहर की ओर निकलता है, पूरी तरह से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, बाहर से निकला बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। कुछ पेटल्स इस तरह से बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो कुछ पेटल्स जो है, इसी पेटल्स से कुछ पेटल्स जो है अंदर की ओर झुका हुआ होता है। ये हमारा सेंट्रल डिस्क है जो दिखाई नहीं देगा बाहर से। तो ये सेंट्रल डिस्क से कुछ पेटल्स जो है, कुछ रेड फ्लोरेस जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है और कुछ जो है अंदर की ओर झुका हुआ होता है, मतलब कुछ ऐसे आता है और कुछ बाहर की ओर निकलता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसके इरेगुलर इनकर्व। इनकर्व का मतलब जो है वो अंदर आ रहा है, इनकर्व अंदर जा रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ पेटल्स जो है वो इनकर्व बाहर अंदर की ओर नहीं जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर इनकर्व। और दोस्तों, जो जितने भी क्लासेस है क्रिसेंथेमम में, जितने भी क्लासेस है उसमें से सबसे बड़ा फूल देने वाला यही इरेगुलर इनकर्व क्लासेस है। इसीलिए यूएसए में इसको पहला नंबर दिया गया है, मतलब सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो साइज है ये बहुत ही बढ़िया साइज है। ये पूरी तरह से दो पीक वेराइटीज जिसको बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स और रेगुलर इनकर्व, इन दोनों का मिश्रण है, जिसके कारण इसका जो साइज है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए इस साइंस के इसको पहले हम फर्स्ट क्लासेस में रखा जाता है और इसको बोलते हैं हम इरेगुलर इनकम। द आपका वेराइटी से जैसे आप देखिए जेसी हैवगुड है, जेसी हैवगुड प्रिमरोज है, जेसी हैवगुड, और आपका वेराइटीज जैसे फिल हाउटन, ये इंग्लिश वेराइटीज है। ये जितने भी ये वेराइटीज है, लुजियाना, ये वेराइटीज जितने भी है, ये इसको हम इरेगुलर इनकर्व के क्लासेस में हम डालते हैं, मतलब इरेगुलर इनकर्व के क्लासेस में आता है। ये वैरायटीज का यही खासियत है कि क्योंकि इसका जो पेटल्स है वो नीचे की तरफ भी झुका हुआ था और अंदर की तरफ भी झुका हुआ था, तो इसका बोर्ड, इसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा बन जाता है। और दूसरी और जाएंगे, नेक्स्ट जो क्लास है वो हम जानेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम दूसरा क्लासेस को जानेंगे और सेकेंड क्लास है रिफ्लेक्स, सॉरी रिफ्लेक्स। मतलब आप सभी को पता है रिफ्लेक्स मतलब जो सेंट्रल डिस्क है वो पूरा पेटल्स जो है वो बाहर जा रहा है, सेंट्रल डिस्क है और उसके थ्रू पेटल्स बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स वैरायटी। जैसे आप देखें ये आपका सेंट्रल डिस्क है, मतलब जहां से पेटल्स निकल रहा है, तो ये सेंट्रल डिस्क से जो है वो पेटल्स पूरी तरह से नीचे जा रहा है। ये वैसे इसको पेटल्स नहीं बोलते, इसको रे फ्लोरेस बोलते हैं। पेटल्स मतलब रे फ्लोरेस, सॉरी। सो ये रे फ्लोरेस जो है वो पूरी तरह से बाहर की ओर, नीचे की ओर झुका होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स वैरायटी। और रिफ्लेक्स भी एक बहुत ही शानदार वैरायटी से बहुत ही शानदार क्लास है, जहाँ से आप बहुत ही बढ़िया फ्लावर देख सकते हैं। हम यहाँ पे पिक्चर्स में आपको ऐसे डायग्राम में तो रफ डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन जो आपको पिक्चर दे रहे हैं बाहर से, हम जब पिक्चर डालेंगे तब आप देख सकते हैं उसमें कितना बढ़िया फूल दिखाई देता है।
तो ये इस टाइप का जो फ्लावर होता है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स फ्लावर। और ये रिफ्लेक्स का क्लास यानी कि सेकेंड क्लास ऑफ गुलदाउदी, दूसरे जो क्लास है गुलदाउदी का जो दूसरा क्लास है उसमें पड़ता है रिफ्लेक्स वैरायटी। और रिफ्लेक्स का यही बात है कि उसका जो मतलब पेटल्स जो रे फ्लोरेस नीचे जाता है उसी का उससे बहुत बढ़िया ब्यूटी दिखता है, बहुत ही बढ़िया मतलब नज़ारा दिखता है फ्लावर्स का। अब तीसरे की ओर जाएंगे और तीसरा है हमारा रेगुलर इनकर्व, REGULAR रेगुलर, और इनकर्व INCURVE। रेगुलर इनकर्व मतलब इनकर्व मतलब अंदर जाना, मैंने पहले ही बोल दिया। तो जैसे ये आपका डिस्क है, यहाँ से आपका फ्लावर शुरू हो रहा है, तो जितने भी फ्लावर्स है, जितने भी पेटल्स रे फ्लोरेस है, वो अंदर की ओर झुका हुआ होगा, गिविंग अ बॉल लाइक शेप। ये बॉल की जैसे मतलब एक पूरी तरह से बॉल टेनिस बॉल जैसे गोल वाला आकार ये ले लेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम इस वैरायटी को हम बोलते हैं इस वैरायटी को हम बोलते हैं रेगुलर इनकर्व वैरायटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, पूरी तरह से गोल। और ये वैरायटी जैसे आप अगर इंडियन ग्रोअर है तो इंडियन ग्रोअर होने के कारण आपके यहाँ पे मिलेगा, इसका नाम होगा हेदर जेम्स। हेदर जेम्स ही ऐसा वैरायटी हो जो आपका इनकर्व होगा, पूरी तरह से रेगुलर इनकर्व। हेदर जेम्स एक रेगुलर इनकर्व है। और रिफ्लेक्स में आप देख सकते हैं लेडी फ्रैंक क्लार्क, क्लार्क। इन सभी का मैं फोटोज आपको दे दूंगा, इन सभी को आपको फोटोज देखने में मिल जाएगा पूरा। सो नेक्स्ट है हमारा चौथा क्लासिफिकेशन जो है, चौथा क्लास जो है वो है, उसको बोलते हैं हम डेकोरेटिव क्लास। अब डेकोरेटिव क्लास में क्या होता है कि डेकोरेटिव क्लास में पेटल्स जो है वो ना ही नीचे मुड़ा हुआ होता है ना ही ऊपर मुड़ा हुआ होता है। तो वो जो डेकोरेटिव क्लास में वो उसका जो पेटल्स है वो स्ट्रेट दिखाई देता है, स्ट्रेट, ना कि नीचे ना ही ऊपर, सिर्फ स्ट्रेट दिखाई देता है। तो इसके कारण उसको बोलते हैं डेकोरेटिव। और डेकोरेटिव का इतना बड़ा फ्लावर नहीं होता। जिस तरह से ये इरेगुलर रिफ्लेक्स या इरेगुलर इनकर्व या रिफ्लेक्स का जो साइज होता है उतना साइज का रेगुलर इनकर्व और डेकोरेटिव फ्लावर नहीं देता है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपेयर टू दिस टू। रेगुलर और डेकोरेटिव का थोड़ा सा साइज कितना होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट आप जाएंगे नेक्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्स इसमें छोड़ा बीस को नेक्स्ट भाया। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट इनकर्व। मतलब इंटरमीडिएट मतलब ये इनकर्व तो है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि ये बॉल बना पाए, और रिफ्लेक्स भी नहीं, जैसे मतलब इतना नीचे भी नहीं जाएगा जो ये रिफ्लेक्स बन पाए। तो ये ना रिफ्लेक्स टोटली बन पाता है ना ही इनकर्व टोटली बन पाता है। तो थोड़ा सा इसका जो पेटल्स है मतलब रे फ्लोरेस जो है उसके नीचे वाला जो एंड वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा इनकर्व होके अंदर आ जाता है। तो इसका इसलिए उसको बोलता है इंटरमीडिएट इनकर्व बोलता है। और नेक्स्ट हम जाएंगे क्लासिफिकेशन 6 और इसको बोलता है पॉम्पॉन्स। वन ऑफ माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है पॉम्पॉन्स। हम पहले जानते थे कि इसको हम बोलते थे पॉम 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 बोलते थे, लेकिन ये पॉम पॉम नहीं है, इसका एक्चुअल क्लासिफिकेशन है पॉम्पॉन्स। पॉम्पॉन्स एक एक्स्ट्रा क्लास ऑफ गुलदाउदी है, ये अलग ही क्लास है। इसका जो पेटल्स है इतना कम्पैक्ट होता है और ये जब पूरी तरह से खिल जाता है तो ये राउंड शेप देता है, स्पेरिकल शेप देता है। तो इसीलिए इसको पॉम्पॉन्स बोला जाता है। इट इज नॉट पॉम पॉम, POMPONS पॉम्पॉन्स है, ये पॉम्पॉम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं पॉम्पॉन्स, जो एक रेगुलर स्पेरिकल शेप बनाते हैं जब ये पूरी तरह से ब्लूम होता है। जैसे आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं पॉम्पॉन्स में, आप एग्जांपल देख सकते हैं केल्विन विक्ट्री, और केल्विन टैटू, केल्विन मैंडरिन, जितने भी है ये पूरा पॉम्पॉन्स का वेराइटी है। अब नेक्स्ट सिंगल्स और सेमी डबल्स। अब ये सिंगल और सेमी डबल जो प्लांट्स है इसका जो
बाहर का रे फ्लोरेट जो है, रे फ्लोरेट पूरी तरह से दिख जाता है और अंदर का डिस्क फ्लोरेट भी बीच में दिखाई देगा। तो डिस्क फ्लोरेट इतना डेवलप नहीं होता, तो इसीलिए डिस्क फ्लोरेट बीच में दिखाई देगा और उसको डेजी आई भी बोलते हैं। डिस्क फ्लोरेट दिखाई देगा और साइड साइड में रे फ्लोरेट भी दिखाई देगा। रे फ्लोरेट का उसका ज़्यादा मतलब यूज होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन डिस्क फ्लोरेट इतना खूबसूरत नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल और सेमी डबल, जिसका पेटल्स का लाइन आइदर सिंगल होगा और 2-3 लेयर होगा, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिंगल्स और सेमी डबल्स। उसके बाद में 8वां क्लासिफिकेशन आता है हमारा एनीमोन। सो ये जो एनीमोन है, ये एनीमोन जो है इसका भी एक तरह का सिंगल ही होता है, और जो बाहर का रे फ्लोरेट है वो सिंगल या डबल लेयर में होता है। रे फ्लोरेट मतलब सिंगल और डबल लेयर में, और बीच में जो डिस्क फ्लोरेट है वो कुशन जैसा बन जाता है, एकदम कुशन जैसे बाहर निकलता है, एक बॉल जी बन जाता है, हनीकम जैसा एक बाहर का और निकलता है, तो उससे एक कुशन फिल देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम एनीमोन वैरायटी या एनीमोन बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं एवरीवन। उसके एनीमोन के बाद में आता है स्पून, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट वैरायटी। और स्पून का सबसे बेहतरीन बात क्या है कि स्पून जो है ये जैसे आपका पेटल्स है, और सिर्फ ये क्लोज पेटल्स रहेगा, और सिर्फ बाहर में लास्ट पार्ट में इसका पेटल्स जो है वो खुलेगा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं स्पून, क्योंकि ये जब खुलता है तो स्पून का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पून वेराइटीज, स्पून क्लास, क्लास स्पून। नाउ 10वां वेराइटी हम जाएंगे, इसको बोलते हैं क्विल, QUILL। क्विल में आपको क्विल कहने से सबसे ही समझ में आ रहा होगा कि उसका जो पेटल्स है वो एकदम ट्यूबुलर होता है, मतलब रोल हुआ होता है और ट्यूबुलर होता है, और उसका जो टिप्स है वो बहुत ही मतलब तीखा होता है, देखने में तीखा जैसा लगता है, जैसे वो आपको आपके चुभ जाए। तो इस तरह का जो पेटल्स दिखता है वो बनाता है क्विल क्लास, क्लास क्विल में पड़ता है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट 10 क्लासिफिकेशन, जैसे पहला इरेगुलर इनकव, दूसरा रिफ्लेक्स, थर्ड रेगुलर इनकव, चौथा जो है आपका डेकोरेटिव, पांचवा इंटरमीडिएट इनकव, छवा पॉम्पॉन्स, सातवां सिंगल सेमी डबल्स, आठवां एनिमोन, नौवां स्पून और 10वां है आपका क्विल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने 10 क्लासेस के बारे में जान लिया है, अब 11वें क्लास में जानेंगे, और 11वें क्लास में बहुत ही असाधारण सा एक मतलब क्लास आता है, और उसको बोलते हैं हम स्पाइडर। अब स्पाइडर का सबसे खूबसूरत बात क्या है कि वो जो जिसका वो पेटल्स होता है, वो पेटल जो हम पेटल बोलते हैं, एक्चुअली वो पेटल नहीं है, उसको रे फ्लोरेट बोलते हैं। उसके बारे में भी बाद में जानेंगे, नेक्स्ट किसी और ऑनलाइन क्लासेस में जानेंगे, तो ऑनलाइन वर्कशॉप में जानेंगे। जो रे फ्लोरेस होता है, जिसका जो पेटल्स होता है वो ट्यूबुलर होता है, पूरी तरह से ट्यूबुलर होता है, और अंत में जाके कुछ जैसे आप ये देखिए ये ट्यूबुलर है, और अंत में जाके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण वो स्पाइडर के लुक्स देता है, बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ज़्यादा जो पेटल्स है वो इस तरह के स्ट्रक्चर देता है, तो एक तरह का वो स्पाइडर का लुक्स देता है, इसीलिए उसको हम स्पाइडर क्लास स्पाइडर में डालते हैं। जैसे स्पाइडर का सबसे खूबसूरत मुझे अब तक जो मुझे अच्छा लगा है वो आप सिटनलेस, अगर आपके पास सिटनलेस नाम का कोई भी क्लास मतलब क्लास है या कोई भी कल्टीवर है, तो उसका फूल देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली वो स्पाइडर के क्लास में पड़ता है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, 12वें में जाएंगे, उसको बोलता है ब्रश और थिसल, BRUSS, ब्रश और थिसल, THISTLE। जिसका नाम मतलब ब्रश है, आप समझ लीजिए उसका जो पेटल्स होगा वो ब्रश की तरह ही होगा। नॉर्मली जो आप ब्रश कहते हैं, ब्रश मतलब पेंट ब्रश, जो पेंट ब्रश होता है उसी के हिसाब से उसके जैसा ही उसका मतलब जो पेटल्स है, इधर उधर लाइनिंग है, एक लेयर में नहीं होता है, वो पूरी तरह से इधर उधर भटका हुआ था, तो वो एक तरह से ब्रश जैसा दिखता है, तो इसीलिए उसको हम ब्रश या थिसल बोलते हैं, मतलब एस यूएसए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 13वें नंबर में आता है जो 12 क्लासिफिकेशन में अगर किसी भी कोई ऐसा फ्लावर है जो ये 12 क्लासेस में किसी की तरह भी नहीं दिखता, तो इसको हम अनक्लासिफाई या एक्सोटिक क्लास में डालते हैं। एक्सोटिका, एक्सोटिक, एक्सोटिका, और इसको अनक्लासिफाइड भी बोलते हैं, अनक्लासिफाइड, जिसका कोई भी क्लासिफाई, जो जिसका कोई भी क्लासिफिकेशन या जिसका कोई भी क्लास से कुछ भी मैच नहीं होता, उसको बोलते हैं या एक्सोटिका और अनक्लासिफाइड वेराइटीज। तो ये जो 13 वेराइटीज था, या सॉरी नॉट वेराइटीज, ये जो 13 क्लासेस था वो अकॉर्डिंग टू यूएसए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये सबसे सहज क्लासिफिकेशन
अभी तक का सबसे सेल्स क्लासिफिकेशन है जो यूएसए ने दिया है। उसके बाद में और भी ज़्यादा क्लासेस है, और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, जैसे यूके के बारे में कुछ और कोई और वर्कशॉप में हम जानेंगे यूके क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और इतना जान लीजिए कि आपका जो अभी जो गुलदाउदी आप खिला रहे हैं उसको खिल रहा है आपके घर में, वो 13 भाग में डिवाइड किया गया है, 13 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो 13 क्लासेस को हमने अभी अभी जाना। शायद ये आपने जाना होगा या इससे पहले जाना होगा या नहीं जाना होगा, या आपको पता था या नहीं था, इसका भी थोड़ा सा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं दूसरा टॉपिक में। अच्छा दोस्तों, हमने अभी अभी जाना कि गुलदाउदी को कितना क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 13 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और अभी हम जानेंगे कि सोल रिक्वायरमेंट क्या है। अब सोल रिक्वायरमेंट आपका 4 स्टेज, गुलदाउदी को हमें 4 स्टेज में बांटा गया है, बांटने जा रहे हैं। तो पहला स्टेज है आपका कटिंग स्टेज। कटिंग में क्या रहेगा, कटिंग्स यानी कि प्रोपगेशन के टाइम में आपको क्या सोल रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात है कि फर्स्ट स्टेज पॉटिंग क्या रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेज पॉटिंग, फर्स्ट स्टेज। और तीसरा रहेगा आपका सेकेंड स्टेज, और चौथा रहेगा आपका फाइनल स्टेज। तो ये सारा पॉटिंग जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसे यहाँ मैंने एक गुलदाउदी का प्लांट पकड़ा हुआ है। तो गुलदाउदी का प्लांट हम जब कटिंग करेंगे तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम काट के इसको कटिंग में लगाएंगे। तो गुलदाउदी का ये स्टेम जो है वो पूरा सॉफ्ट स्टेम होता है। यहाँ का जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट स्टेम होता है। और ये स्टेम जो है आप डायरेक्ट मैन्योर में अगर न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में लगाएंगे तो ये सॉफ्ट जो स्टेम जो है वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा, जिसके कारण आपका पूरा प्लांट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हमें पहचानना है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाना है, किस मीडिया में लगाना है। तो हम जानते हैं कि सॉफ्ट स्टेम, जितने भी सॉफ्ट स्टेम है में दो तरीके का, मतलब दो प्रकार के मटेरियल्स जो है कटिंग्स मीडिया या सोल में आपको रिकमेंड करता हूँ। और एक है आपका कटिंग्स के लिए आप या तो सैंड यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फाइन सैंड यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट चला सकते हैं विथ परलाइट, कोकोपीट विथ परलाइट चला सकते हैं। मैं आपको रेशियो भी दूंगा थोड़ी देर के लिए। ओके, तो सैंड कोकोपीट या सैंड चला सकते हैं, नहीं तो आप कोकोपीट या परलाइट चला सकते हैं। और सैंड क्यों सैंड या कोकोपीट या परलाइट चलाना ज़रूरी है मैं आपको बोलता हूँ। कोकोपीट जो सैंड जो है वो सैंड आपका जब पानी डालते हैं, कटिंग्स में पानी डालता है, वो अगर पानी मीडिया में रह जाता है तो उसके कारण जो है वो आपका पेड़ जो है, कटिंग जो है वो गलना शुरू हो जाता है, मतलब रॉट होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण आपको जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इजीली फ्लो होना चाहिए, बहुत ही आसानी से वो चला जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें सैंड लगाना चाहिए, क्योंकि सैंड जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता, वो एग्जैक्टली वो होल्ड नहीं कर पाता। कुछ देर के लिए वो रख सकता है, लेकिन वो प्लांट वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको सैंड चलाना है। और वो किस तरह का सैंड चलाना है, फाइन सैंड चलाना है। और अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं तो इस तरह से कटिंग लगाइए कि वहाँ पर ज़्यादा धूप ना पड़े। और एवरीडे आपको सुबह उठ के बहुत ही सुबह में, मतलब 4-5 बजे, 5 साढ़े 5 से पहले ही आपको उसमें पानी डालना है। और जैसे ही सूखता है वो आपको पानी देता रहना है, और थोड़े शेड एरिया में रखना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है आपका कोकोपीट और परलाइट, और इसका रेशियो मैं आपको देने जा रहा हूँ 7:2। आप ये रेशियो लिख के रखिए। कोकोपीट आपको 7 भाग देना है और परलाइट जो है आपको 2 भाग देना है। मतलब आप 9 भाग के एक रेशियो बना रहे तो आप 7:2, या नहीं तो आप 10 भाग का बना रहे तो एक काम सकते हैं आप 7:3 रेशियो भी आप चला सकते हैं, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप 7:3 या 7:2 रेशियो आप चलाइए, क्योंकि जो कोकोपीट है वो मॉइस्चर को होल्ड करेगा। तो आप अगर बाहर जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली आपको प्लांट्स देखने की फुर्सत नहीं है, कटिंग्स को देखने की फुर्सत नहीं होगा, तो आप कोकोपीट या परलाइट, कोकोपीट प्लस परलाइट चलाइए। क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर पाता है, वो रिटेन करके रख देगा। और परलाइट जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन करने में हेल्प कर लेगा। तो परलाइट इज फॉर इजी ड्रेनेज, आप आसानी से वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो बहकर चला जाएगा, और कोकोपीट जो है वो आपका मॉइस्चर रिटेन कर पाएगा। तो इसकी तरह से आप अगर आप कंटिन्यूसली देख पाते हैं तो आप सैंड लगवाए, सैंड में कटिंग्स लगवाए, नहीं तो आप
कोकोपीट या परलाइट लगवाएं। ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे पूरा कटिंग बिछाया हुआ है। यहाँ पे मैंने, ये मेरा फाइनल स्टेज, मेरा पूरा बहुत ज़्यादा कटिंग हो गया था। ये मेरा लगभग 50वां बैच होगा, 50th बैच होगा ये कटिंग्स का, और ये अभी अब खत्म होने वाला है। तो यहाँ मैंने जो कटिंग्स लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद वाला जो है, ये बड़ा बड़ा पत्थर जैसा लग रहा है, ये जो है मेरा परलाइट है। और ये जो दूसरा मटेरियल है, आप काले काला देख सकते हैं, ब्राउन देख सकते हैं, इसको ये हम कोकोपीट और परलाइट का ये मिक्सचर है। आप यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, कोकोपीट और परलाइट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कोकोपीट और परलाइट में हम अगर लगाते हैं तो कटिंग्स ये मुरझाने की चांसेस बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप रूट दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोकोपीट और परलाइट में लगाएंगे तो इससे आपका रूटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और ये 21 दिन के अंदर अंदर में आपका पूरी तरह से रूट डेवलप हो जाएगा, अगर आपका मिश्रण सही है तो। वैसे आपको रूट हार्मोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट हार्मोन आपका जो प्लांट्स का जो रूट इनिशिएट करने में हेल्प करता है, वो कुछ जल्दी ही इनिशिएट कर पाता है। ठीक है दोस्त। सो अभी हम यहाँ देखेंगे ये दूसरा वाला, ये आप वंस आपका कटिंग ट्रांसफर, अब कटिंग से आपका रूटेट हो गया, मतलब रूटिंग हो गया कटिंग से, और आपको अभी इसको पॉटिंग करना है, पॉट में डालना है। तो कौन सा साइज का पॉट चलाएं, ये बहुत ही लोगों ने मुझे प्रश्न किया है, और इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पहले हम जितना छोटा हो सके उतना पॉट, उस साइज का पॉट में लगाएंगे। जैसे आपका 2 इंच हुआ, 3 इंच का हुआ, उससे ज़्यादा बड़ा साइज का पॉट में नहीं लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे आप देखिए, जैसे ये बड़ा पॉट हुआ आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका ये बड़ा पॉट हुआ, और आपने जो यहाँ पे रूट कटिंग डाला हुआ है, जैसे अभी रूटेड कटिंग है, तो रूटेड कटिंग में आपका जो है प्लांट्स इतना ही है। जैसे आप समझ लीजिए, ये आपका रूटेड कटिंग से, ये आपका रूटेड कटिंग्स है। तो ये आपने बड़ा पॉट चला लिया, लेकिन इसका जो रूट्स है ये यहाँ तक जा रहा है, इसका रूट्स इतना ही डेवलप हुआ है, इससे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो जैसे आप समझ लीजिए, आप रहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पे धूप बहुत बढ़िया खिलता है, बहुत बढ़िया खिलता है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही इसको आप रूट पॉट में लगाएंगे, पॉट्स में लगाएंगे, तो यहाँ तक तो आपका मैन्योर होगा, मतलब जो पॉटिंग मिक्सचर होगा वो रहेगा, और नीचे तक भी मेरे पॉटिंग मिक्सचर रहेगा। अब देखिए, धूप खिलता है तो आप डालेंगे पानी, वाटर यहाँ से आप डालेंगे, तो पानी डालेंगे तो वो पानी जाके कहाँ पे बैठेगा, पानी यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे पानी रह जाएगा बॉटम, और जितना एक्स्ट्रा पानी है वो तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, क्योंकि होल बना हुआ होता है पॉट्स में, तो नीचे चला जाएगा, और जो भी मीडिया, जो मिक्सचर भीगेगा, गीली होगी, वो यहाँ का गीली होगी, यहाँ का नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे, अरे प्लांट तो मुरझा रहा है, वो पानी जो आपने डाला है वो तो काम नहीं कर रहा है, वो सूख गया है, फिर से आप पानी डालेंगे, तो फिर से पानी डालने से आपका जो पॉट यहाँ पर तक भीगा हुआ था, वो अभी यहाँ तक भीग जाएगा, यहाँ का जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से भीग जाएगा, फिर भी आपका प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है। तीसरे बार आप जब करेंगे तब यहाँ तक आपका भीग जाएगा, फिर भी आपको प्लांट्स का जो रूट है वो उसको पानी नहीं मिलेगा। चौथी बार जब डालेंगे वो पानी यहाँ तक आएगा, तब जाके प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलेगा, तो थोड़ा सा वो खिलने लगेगा। तो आपको लगेगा, अरे इसको तो पानी कम हुआ था, पानी ज्यादा डालने से ये अभी खिल रहा है, तो आप फिर से यहाँ पे पानी डालेंगे, जो पानी यहाँ तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पानी यहाँ तक गीला है, ये जो मिट्टी जो है, ये जब यहाँ तक गीला हो जाता है, इसका मतलब है ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा गीला बन गया है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट फ्लो होता है, जो नॉर्मल इनटेक होता है, जैसे मेन पिगमेंट जो है, मेन मिनरल जो होता है, जैसे आयरन है, आपका मैग्नीशियम है, वो मिनरल जो फ्लो होता है, आयंस का जो फ्लो होता है, वो पानी के कारण जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ज्यादा पानी के कारण ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण इसमें मैग्नीशियम, आयरन जैसे कमियों का आपको
खिलता है, कमियों दिख जाता है प्लांट्स में। और आपको पता होगा कि ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, आप देखेंगे कि थोड़े दिन 10-12 दिन के बाद में आपका जो लीव्स जो है वो ग्रीन ना होके थोड़े थोड़े से येलोइश और लाइट येलो, बाद में जाके ग्रीन से ही पहले येलो होता है, थोड़ा येलो होता है, ग्रीनिश येलो होता है, और लास्ट में जाके आपका लाइट येलो हो जाता है। जिसका मतलब है कि आपका जो न्यूट्रिएंट फ्लो है, जो रेगुलर आयन इनटेक है, वो नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण प्लांट्स में जो है वो मैग्नीशियम का कमी या कभी कभी आयरन का कमी हो जाता है, कभी कभी कैल्शियम या फॉस्फेट का भी कमी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप पॉट चलाए, जब भी डेवलपिंग फेज में जितना छोटा हो सके उतना पॉट, छोटा पॉट चलाइए। जैसे ये मैंने बिना पॉटिंग किया रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल देना था, तो इसलिए मैंने बिना पॉटिंग किया हुआ ये रखा हुआ है। तो ये 2 स्टेज पॉटिंग में अभी बहुत बड़ा हो चुका है। इसको मुझे ब्रेक देना था, मैंने ब्रेक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर वर्कशॉप करना था, तो मैं आपको सिखाना चाहता था। ब्रेक भी मैं देके आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो पहले पॉटिंग मिक्सचर में, पॉटिंग मिक्सचर के बारे में बाद में बात करूंगा, उसके बाद पहले ये सब जान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि अभी आपको क्यों फर्स्ट स्टेज पॉटिंग छोटे में करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे में करिए, कीजिए। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज जो पॉटिंग है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, आप ठीक तरह से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज पॉटिंग में जो है आपको चलाना है 2 इंच पॉट से 3 इंच पॉट चलाना है, उससे बड़ा नहीं चलाना है, ठीक है। आपको सेकेंड स्टेज पॉट जो चलाना है उसको आप आयत 2 इंच पहले चलाए हैं तो उसको 4 इंच चलाइए, 3 इंच चलाए तो फिर उसको 6 इंच पॉट चलाइए, उससे बड़ा नहीं चलाना है। और आपका जो फाइनल स्टेज पॉटिंग रहेगा, फाइनल स्टेज जो पॉटिंग रहेगा उसमें आपको चलाना है, अगर 4 इंच का पॉट पहले चलाए थे तो 8 इंच का पॉट चलाइए, और 6 इंच का पॉट चलाए, सेकेंड स्टेज में 6 इंच का पॉट यूज किया था तो आप आइदर 10 इंच का पॉट चलाइए, या हो सकता है आपको 12 इंच का पॉट भी जरूरत पड़े। तो इस तरह से आपको पॉटिंग स्टेज भी आपको चेंज करना है। तो इसमें क्या चलाएंगे, पहले देखिए। जो फर्स्ट स्टेज में है, अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में तो मुझे पता है आप लोग मोस्टली मिट्टी ही चलाते हैं। तो मिट्टी जब चलाएंगे वो लोमी सोल मत चलाइए, आप चलाएंगे तो सैंडी सोल चलाइए, जिसके थ्रू पानी आसानी से बह जाए। सैंडी सोइल चलाइए, और उसमें आप कैल्शियम के लिए आइदर बोन डस्ट चला सकते हैं, या बोन डस्ट, या आप हॉर्न मिल भी चला सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप सैंडी सोइल में बोन डस्ट चलाइए, बोन डस्ट मिक्स कीजिए। और बोन डस्ट के साथ साथ में आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउडंग मैन्यूर चलाइए, या काउडंग मैन्यूर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट किसी एक आप चला सकते हैं। और इसका आप मैं रेशियो देना चाहता हूँ। ये रेशियो आपका जो जाएगा वो रेशियो रहेगा 5:4:1। आपको बोन डस्ट बहुत ही कम देना है, और सैंडी सोइल ज्यादा देना है, और वर्मी कंपोस्ट 4 भाग देना है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो सैंडी सोइल जो है उसको रूट्स को मतलब जो मटेरियल जो है आपका पॉटिंग मीडिया जो है वो एरी रहेगा सैंडी सोइल के कारण, और जो रूट्स है उसका ग्रोथ बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से हो जाएगा। जो वर्मी कंपोस्ट है वो थोड़ी थोड़ी से उसको न्यूट्रिएंट देता रहेगा, जिसके कारण उसका जो अपर ग्रोथ, शूट पार्ट का जो ग्रोथ होता है वो भी ग्रोथ हो पाएगा, और साथ साथ में रूट्स का भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो पाएगा। और बोन डस्ट जो है उसको कैल्शियम या फॉस्फेट देता रहेगा, जिसके कारण उसका जो स्टिक है, जो स्टेम है वो स्ट्रांग बनता रहेगा। तो ये है आपका पहला पॉटिंग का मिक्सचर। सेकेंड में आप जाएंगे, जब सेकेंड बाद में जाएंगे तब आप फिर से एक ही यही सैंपल यूज कर सकते हैं। सैंडी सोइल, बोन डस्ट, वर्मी कंपोस्ट 4:5:4:1 सेम मीडिया चलाइए, सेम यूज कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उससे ज्यादा बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना ही होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टेज में आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद में फाइनल स्टेज में जाएंगे। फाइनल स्टेज में हम जाएंगे तो फाइनल स्टेज में हम सैंडी सोइल फिर से चलाएंगे, और बोन डस्ट बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट चलाएंगे। अब लोग पूछेंगे कि मुझे क्यों बोन डस्ट नहीं चलाना है जब वो फ्लावरिंग स्टेज में है, क्योंकि बोन डस्ट तो फ्लावरिंग के लिए ही है। वही क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग भी पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बोन डस्ट जो है वो उसको पचने के लिए, उससे न्यूट्रिएंट रिलीज करवाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। इसलिए हम बोन डस्ट
सैपलिंग जो कटिंग्स का फर्स्ट स्टेज पॉटिंग है उसी में दे देते हैं और सेकेंड स्टेज पॉटिंग में भी दे देते हैं, सो दैट जब उसका ब्लूमिंग स्टेज में आ जाए तब वो थोड़ा डिकम्पोज होकर उससे न्यूट्रिएंट रिलीज होना शुरू हो जाए। जब हम फाइनल स्टेज पॉटिंग में बोनडस देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं कर पाएगा और जिसके कारण वो बोनडस यूज करना बहुत ही वेस्ट हो जाएगा, उसका काम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए फाइनल स्टेज पॉटिंग में बेहतर है आप सैंडी सोइल और वर्मी कंपोस्ट चलाइए और इसमें आपका दोनों का रेशियो 1:1 बना दीजिए, मतलब बराबर में चला दीजिए। आपका जो गुलदाउदी है वो बहुत ही आसानी से खिल जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से खिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर भी चलाना है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं आपको बताना मतलब दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी जाना कि कौन कौन सा पॉटिंग मिक्सचर, कौन कौन सा स्टेज में कौन कौन सा पॉटिंग मिक्सचर चलाना है और क्यों चलाना है, ये भी मैंने आपको समझाया है। लेकिन जो आपका पॉटिंग मिक्सचर है वो प्लांट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर जो है हम एनपीके से शुरुआत करते हैं, जो एनपीके बोलते हैं, एनपीके। तीनों जो एलिमेंट्स है ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए आपको एनपीके चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेज में, अगर आप ग्रोइंग स्टेज में है, अगर आप ग्रोइंग स्टेज हो या आपका फ्लावरिंग स्टेज है, डिफरेंट स्टेज में आपका ग्रोथ, आपका एनपीके डिफरेंट चलाना पड़ता है। तो एनपीके जब आप फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज में, अगर ग्रोइंग स्टेज आपको देखिए, ग्रोइंग स्टेज रेशियो में बोल रहा हूँ, ग्रोइंग स्टेज और आपका बडिंग स्टेज जो होता है वो दोनों में आपका डिफरेंट रहेगा। आपको क्या चलाना है मैं आपको बोल रहा हूँ। एनपीके ग्रोइंग स्टेज में एनपीके रेशियो होगा 19:19:19, 19:19:19। ग्रोइंग स्टेज में आपका एनपीके का रेशियो होगा 19:19:19, वेराज आपका बडिंग का स्टेज में होगा 00:52:34, 34 रहेगा, 00:52:34 रहेगा। अब 19:19:19 क्यों? क्योंकि ये बैलेंस फर्टिलाइजर है, ये जो रेशियो है ये बैलेंस फर्टिलाइजर, ये एनपीके का पूरा बैलेंस फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। पूरा ओवरऑल ग्रोथ, ये सिर्फ आपको एनपीके जो है आपका रूट की, एनपीके जो है नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट, ये पूरा रूट को ही, रूट को ग्रोथ, रूट का ग्रोथ में हेल्प करता है, इसका लीव्स का ग्रोथ में भी हेल्प करता है और इसका जो स्टेम का गर्थ है उसका, उसमें भी वो हेल्प करता है। अब इसका डोज क्या रहेगा, आपको एवरी 10 डेज में देना है। कितना देना है आपको? एवरी 10 डेज में फॉलियर स्प्रे करना है। और कितना स्प्रे करना है आपको? 10 mg पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, 10 mg पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। पहले 2 महीने तक आपको 10 mg पर लीटर स्प्रे करना है। जैसे आपका पहला ग्रोइंग, मतलब कटिंग से जब बेड लगाएंगे उसके 10 दिन बाद आपको पहला 10 mg पर लीटर, मतलब 2 महीने तक आपको 10 mg पर लीटर देना है। उसके बाद में जब 2 मंथ के बाद में 2 मंथ के बाद में 20 mg पर लीटर देना है। और ये जो है आपका ये 1 लीटर एटलीस्ट आपको कितने प्लांट्स में देना है? आपको 20 प्लांट्स में देना है, 20 प्लांट को स्प्रे करना है। उससे ज्यादा नहीं करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे। उससे कम करेंगे तो प्लांट्स को नुकसानी हो जाएगा और उससे ज्यादा करेंगे तो प्लांट्स उसका भरपूर फायदा उठा नहीं पाएगा। तो इसीलिए 20 mg पर लीटर आपको 2 महीने बाद में 20 mg पर लीटर देना है, 2 मंथ्स, सॉरी, ठीक है। और 2 मंथ्स से 4 मंथ्स तक आपका 20 mg पर लीटर जाएगा और 4 मंथ्स के बाद में आपका जो स्प्रे रहेगा वो 00:52:30 पर, क्योंकि उस वक्त से जब 4 महीने से जब बर्डिंग शुरू हो जाता है, बर्डिंग शुरू होने के बाद लीव्स का ग्रोथ नहीं होता, आपका रूट्स का ग्रोथ नहीं होगा। लीव्स का ग्रोथ, रूट्स को ग्रोथ के लिए उतना हमें फोकस नहीं करना है, सिर्फ बर्ड का फोकस करना है, मतलब फ्लावरिंग में फोकस करना है। और फ्लावरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट 2 एलिमेंट्स जो है वो है फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो इसीलिए आपको ये वाला यूज करना है, ना कि एनपीके 19:19:19। तो 4 महीने के बाद में आपको ये चलाना है। रेशियो आपको बिल्कुल यही रहेगा, 20 mg पर लीटर इन फॉर 20 प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा डिफरेंट स्टेज ऑफ पॉटिंग में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर क्या चलाना पड़ेगा और किस तरह से यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या जाना अभी तक कि जो क्रिसेंथेमम गुलदाउदी का
इंट्रोडक्शन है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में जाना। उसके साथ साथ में हमने पॉटिंग मिक्सचर और जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसके बारे में भी जाना। तो अभी हम चलते हैं कि जो क्रिसेंटेमम में समस्या आता है, जो रोग आता है, उसके बारे में किस तरह से हम उसको निपट सकते हैं, किस तरह से उसके बारे में बात करेंगे, उससे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजीजेस आप जनरली हम तीन तरीके से मतलब तीन भाग में बांटा जा सकता है। एक है आपका बैक्टीरियल डिजीज, दो है वायरल डिजीज और तीसरा है हमारा फंगल डिजीज। जो इंडिया में सबसे प्रिवेलेंट है, सबसे ज़्यादा फैल रहा है, वो है फंगल डिजीज। क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज इतना ज़्यादा इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए मैंने उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक, इतना मैंने जानकारी नहीं लिया है अभी तक, मुझे उससे परेशानी भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसके तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका आधा अधूरी जानकारी ना दूँ, क्योंकि आधा अधूरी जो जानकारी होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसीलिए जो भी देता हूँ मैं आपको फुल नॉलेज देना चाहता हूँ। तो इसलिए पहले हम चलते हैं आज डिजीज के बारे में, और डिजीज का जो पहला दो टॉपिक है वायरल और बैक्टीरियल, उसको छोड़ के हम डायरेक्ट जाते हैं फंगल डिजीज में। तो फंगल डिजीज अर्थात जो फंगस के कारण होता है वो फंगल डिजीज को उसको बोलते हैं फंगल डिजीज। और ये फंगल डिजीज जो है डिफरेंट फंगस के कारण हो सकता है। आपका देखिए फाइटोप्थोरा एक फाइटोप्थोरा क्रिसेंथेमी जो एक फंगस है, उसके कारण भी हो सकता है। आपका ब्लैक लाइट भी डिजीज भी होता है और वाइट रस्ट डिजीज भी होता है, बहुत सारा डिजीज होता है। लेकिन इस डिजीजेस से, जो भी फंगल डिजीज है, उससे निपटने में आपको हेल्प लेना पड़ेगा फंगिसाइड्स का। तो हम क्या करते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, हम इंडियंस, क्योंकि हम सारा इंडियंस एक ही तरह का मतलब सोच रखते हैं मैक्सिमम। मैं कोई कम्युनल नहीं जाना चाहता, मैं अभी अपना वर्ड को वापस लेता हूँ, इंडियंस नहीं कहना चाहता था, फिर भी मैंने कह दिया। तो हमारा जो सोच है, जब तक हमें कोई रोग से ज़्यादा पकड़ ना ले तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये हमारा समस्या है, पहले से ही समस्या है। जब तक हम पहले अगर कोई हमें समस्या होता है तो हम पास के दवाई दुकान से कोई दवाई मंगाते हैं, वो खा लेते हैं, उसके हिसाब से वो भी ठीक नहीं हुआ तो पास के जो नॉर्मल कंपाउंडर या डॉक्टर है उसके पास जाते हैं और उससे हम दवाई लेके खाते हैं, और उससे भी नहीं होता है तभी हम हॉस्पिटल में जाके किसी बड़े डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बीमारियों का स्टेप है वो बढ़ता रहता है और बढ़ता जाता है, और वो मतलब बहुत दूर तक चला जाता है। वो जो ट्रीटमेंट और जो इनिशिएट जो इनिशिएशन और जो बीमारी का इनिशिएशन पॉइंट और ट्रीटमेंट का पॉइंट जो है, उसमें से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, मतलब बहुत दिन बीत जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो हम गलतियाँ हमें अपने लाइफ में दोहराते हैं, वो हम अपने लाइफ में ना दोहराएं, और इसी तरह प्लांट में भी ना दोहराएं। तो हमें पहले क्या करना है, बहुत ही आसान है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप जब रोग लग जाता है तब उससे बच पाना, उससे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उससे बेहतर कि आप उसको आने ही ना दें, उसको रोक दे, आने से ही रोक दें। तो बेटर है कि आप जैसे ही प्लांटेशन करवाए, चाहे मदर प्लांट हो चाहे कटिंग्स हो, उसमें आप रेगुलर फंगिसाइड स्प्रे करें। और दो फंगिसाइड स्प्रे करने में दो टाइप का फंगिसाइड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, CONTACT कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, और एक होता है सिस्टेमिक फंगिसाइड, SYSTEMIC सिस्टेमिक फंगिसाइड। एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टेमिक फंगिसाइड। जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आपका बाहरी हिस्से में काम करेगा, और जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है वो बाहरी हिस्से में काम करेगा, और सिस्टेमिक फंगिसाइड जो है वो अंदर के हिस्से में काम करेगा। मतलब बाहर से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा और अंदर से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब काम करता है, जब पहले से ही आपका जब रोग से मतलब पहले से ही आप स्टॉप करना चाहते हैं, पहले ही उसको रोक देना चाहते हैं, आपको डिजीज एंट्री ही नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये दो फंगिसाइड जो है, एक कॉन्टैक्ट वो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड आपको चलाना पड़ेगा। और ये किसी भी ब्रांड से मिल सकता है, आप देख लीजिएगा किसी भी फंगिसाइड को ऊपर में लिखा होगा सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट। आप देखिए कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड दोनों डिफरेंट ब्रांड का लेकर आइए, और उसके बाद में लेकर आने के बाद कम से कम 10-10 दिन में, 10-10 डेज में अल्टरनेटली आप स्प्रे कीजिए। कितने स्प्रे करना है, 10 mg पर ml, सॉरी 10 mg पर लीटर आपको स्प्रे करना है। कितने प्लांट में, 20 to 25 प्लांट्स में। कितने प्लांट्स में, 20 to 25 प्लांट्स में आपको 10 mg पर लीटर स्प्रे करना है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड
और सिस्टेमिक फंगिसाइड ऑल्टरनेटली। इसका मतलब क्या है, पहले कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आपने स्प्रे किया, जैसे आज स्प्रे किया, उसके 10 दिन बाद में सिस्टेमिक फंगिसाइड स्प्रे करना है, फिर उसके 10 दिन में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करना है, फिर उसके 10 दिन में सिस्टेमिक। ये कंटिन्यूस जाना चाहिए। ओनली इन विंटर, आपका जो विंटर सीजन है, मतलब जब डॉर्मेंसी सीजन है, उसका डॉर्मेंट सीजन चलता है, जब डॉर्मेंट सीजन में आप इसको बढ़ा के 15 डेज में कर सकते हैं, इसके आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब ग्रोथ सीजन है, जब पीक सीजन है, तब आपको 10 डेज में सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बारी बारी से आपको स्प्रे करना है। और आपने अगर रूटीन बनाया है 10 डेज का, तो आपको ये 10 डेज रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें भी, जब डॉक्टर दवाई देता है, वो बोलते हैं कि आप सुबह खाओ शाम को खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ, क्योंकि वो रूटीन देता है। अगर हम आज सुबह खाए और कल के शाम खाए, फिर से परसों सुबह खाए, तो वो काम नहीं कर पाएगा। दवाई का एक रूटीन होता है, वो एक रूटीन के हिसाब से काम करता है। वैसे ही फंगिसाइड भी एक रूटीन के हिसाब से काम करेगा। तो आपको इस तरह का फंगिसाइड, इस तरह से कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड रूटीन ले 10-10 दिन में स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड क्रिएट करता है। तो इंसेक्ट और पेस्टिसाइड के लिए क्या कर सकते हैं हम? इंसेक्ट और पेस्टिसाइड, वैसे इंसेक्टिसाइड हमारे यहाँ पे मतलब मार्केट में आसानी से आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिल जाएगा। इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड मिल जाएगा, इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड। लेकिन यह याद करना है कि दोस्तों, क्योंकि आप गुलदाउदी को अगर पसंद करते हैं तो आप हर साल गुलदाउदी लगाएंगे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। तो जब इंसेक्टिसाइड लाएंगे तो इंसेक्टिसाइड भी 2 कंपनी का ले आइए, और पेस्टिसाइड जब ले आएंगे तो भी 2 कंपनी का ले आइए। जैसे एक आप इंसेक्टिसाइड ए है और इंसेक्टिसाइड बी है, आपका पेस्टिसाइड सी है और पेस्टिसाइड डी है। देखिए इंसेक्टिसाइड ए जैसे आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, जैसे टैफगर हुआ, रैगर हुआ, आपका इमिडाक्लोपिड हुआ, कॉन्फिडोर हुआ, ओबेरॉन हुआ, कोई भी ले सकते हैं। और बी, अगर ए में अगर आपने ओबेरॉन लिया है, तो बी में आप टैफगर या कॉन्फिडोर लीजिए। वैसे सी में आपका कोई भी एक पेस्टिसाइड लीजिए, और डी में दूसरा पेस्टिसाइड लीजिए। और ये पेस्टिसाइड जो है आपको 15-15 दिन में देना है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड अगर आपको देना है तो 15-15 डेज के गैप में देना है, और वो भी अल्टरनेटली देना है। पहले अगर ए दिया है इस 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज में आपको बी देना है। और उसके साथ में वैसे सी, अगर इस दिन आज में आपने सी पेस्टिसाइड दिया है, तो डी पेस्टिसाइड आपको 15 दिन बाद देना है। लेकिन एक बात याद करें दोस्तों, अगर फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कभी भी एक ही दिन में ना दे। बेहतर होगा फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बीच में ऐसे रूटीन बनाइए जहां से आपको ये तीनों मेडिसिन जो है, स्प्रे जो है, वो आपको एक ही दिन में ना देना पड़े। और हमेशा याद रखिएगा, फंगल डिजीज, अगर फंगल स्प्रे करना है, फंगिसाइड स्प्रे करना है, तो हमेशा फंगिसाइड के लिए मॉर्निंग में स्प्रे कीजिए। फंगिसाइड जो है मॉर्निंग में स्प्रे कीजिए, और जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है वो हमेशा इवनिंग में स्प्रे कीजिए, क्योंकि आपका जो पेस्ट और इंसेक्ट्स जो है वो आपको इवनिंग में अटैक करता है रेदर देन डेज में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में। और लास्टली जो सबसे हैरान करने वाला डिजीज, या हम डिजीज तो नहीं बोल सकते, वो इन्फेस्टेंस है, वो है माइट्स का। रेड स्पाइडर माइट्स जो आपका प्लांट को तो बिगाड़ ही देता है, क्योंकि वो जब तक उसका मल्टीपल डैमेज नहीं हो जाता तब तक वो नजर भी नहीं आएगा। और क्योंकि वो पत्तियों के नीचे रहता है, तो आपको वो नजर नहीं आएगा। और उसके साथ साथ में अगर आप स्प्रे भी करते तो ऊपर ही हिस्से में स्प्रे करते, नीचे नहीं करते, तो उसके इफेक्ट नहीं कर पाता। वो लोग नीचे बैठा होंगे, आपके ऊपर हंसते रहेंगे, आपके ऊपर हंस रहे होंगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा वो ऊपर से डाल रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा है, वो तो आपका मजाक उड़ा रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, वो माइट्स के जो दवाई है, कोई भी माइट्स का दवा लीजिए, कोई भी लीजिए, जैसे मास्टरमाइट है, प्रोपामाइट है, MASTAMIT है, मास्टरमाइट है। इसका आपको दो यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही यूज कीजिए, मास्टरमाइट यूज करना है, मास्टरमाइट यूज कीजिए, प्रोपामाइट यूज कीजिए। इसको भी रेगुलरली 15-15 डेज में डालते रहिए। इसका 15-15 डेज में डालते रहिए। अगर 1-2 दिन इसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी आप मास्टरमाइट या माइट्स डालेंगे, तब नीचे के हिस्से से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी आप स्प्रे करेंगे तो फंगल डिजीज जो है मॉर्निंग में स्प्रे करना है, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और मास्टरमाइट जो है आपको इवनिंग में स्प्रे करना है। ये क्यों दोस्तों?
क्योंकि एक तो नंबर वन रीजन, जो पेस्ट, इंसेक्ट और जो भी मैट्स है वो रात को खाते हैं। और ऊपर से अगर आपका यदि क्वांटिटी इधर उधर भी हो गया है, लगभग 2 ml डालना था आपने, जैसे 2 ml पर लीटर में डालना था, 2 ml पर लीटर डालना था, लेकिन गलती से आपका थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 3 ml हो गए या 2.5 ml हो गया, जिसके कारण आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। तो रात में आप डालेंगे, रात में डालने के बाद सुबह आप जब पानी डालेंगे तो वो पानी के कारण वॉश हो जाएगा और आपका प्लांट को नुकसान नहीं होगा। लेकिन दिन में अगर सुबह डालेंगे तो दिन के जो धूप है वो धूप के कारण और इंसेक्ट की साइड के जो ज्यादा मात्रा आपने डाला है उसके कारण आपका प्लांट डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको शाम में डालना है। ठीक है दोस्तों। ओके, तो हमने ये जाना कि 3 स्टेज स्पॉटिंग क्या है, उसके बारे में भी जाना, डिजीज के बारे में भी जाना, और डिजीज के बारे में हमने बहुत सारा चीज़ें भी हमने जाना कि कौन सा स्प्रे कब करना है। तो अभी हम जानेंगे कि प्लांट्स का एक्चुअली हाइट क्या होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए, हाइट किसी और का बहुत ज़्यादा हो गया है सर, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या करना है, किस तरह से हाइट को कंट्रोल कीजिए, या कौन सा हाइट है एकदम बहुत ही अच्छी रहेगा क्रिसेंथेमम के लिए। तो इस बात ऐसी है दोस्तों कि क्रिसेंथेमम का एक्चुअल हाइट किसी को, मतलब ये हाइट में फ्लावरिंग करवाना है, ये कोई ऐसे बाध्यता या कोई सीमित, कोई लिमिट नहीं होता। आप 11 फीट के हाइट में, जैसे पेगियान एक वैरायटी है जो आप 11 फीट का हाइट में भी आपको उसको, आप उससे मतलब उससे ब्लूम ले सकते हैं, उसका फ्लावर ले सकते हैं। और पेगियान उससे नीचे हाइट में अभी तक उसका जो पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल है वो 11 फीट के नीचे के हाइट में अभी तक नहीं दिखा पाया है, क्योंकि जो बहुत ही उम्दा एक क्रिसेंथेमम हॉर्टिकल्चरिस्ट है जो न्यू साउथ वेल्स आइवामैक के नाम से जाना जाता है, आइवामिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने पेगियान को रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट यूज़ करके उसका हाइट कम करवाने की कोशिश किया था, और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। उसका हाइट लगभग 6-6.5 फीट में लाकर उन्होंने रोक दिया था। लेकिन जब उन्हें उसका जो फ्लावरिंग लिया तो उसके बाद में पता चला कि क्योंकि उसका हाइट कम था, उसका जो पेटल्स काउंट था वो बहुत ही कम आ गया था, जिसका कारण उसका साइज और पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया था। तो इसीलिए दोस्तों, आप पेटल्स का मतलब अगर आपको फुल पोटेंशियल में फ्लावरिंग चाहिए तो आप हाइट की चिंता मत कीजिए, उसको हाइट जितना है उतना दे दीजिए। क्योंकि अगर खुला स्पेस में है तो जो छोटा वाला वेराइटी है उसका हाइट तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो लंबा वेराइटीज है वो हाइट आपका लेगा ही। और अगर आपका मतलब एक साइड से, सिर्फ एक साइड से हवा चलता है और एक साइड से लाइट आता है, तब आपका हाइट बढ़ना लाजमी है, वो उसका बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, मैं एक 5 फीट 8 इंच का आदमी हूँ और मेरा आसपास में जो गुलदाउदी है वो लगभग 3 फीट के हाइट में ऊपर से है, और 3 फीट 3.5 फीट का हाइट के ऊपर से है। और अभी अभी सिर्फ इसका बर्डिंग स्टेज शुरू हुआ है, बर्ड देना शुरू हो गया है, बर्ड अभी निकल रहा है। तो इसका अभी भी और भी लगभग 6 से 8 इंच इसका हाइट आना अभी भी बाकी है। तो इसलिए दोस्तों, मुझे हाइट का कोई परेशानी नहीं होता, मैं इनको हाइट देता हूँ। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि अगर जब भी किसी समय आप हाइट दे रहे तो उसका लीफ काउंट हमेशा याद रखिए। अगर लीफ काउंट 32 यानी कि 32 लीव्स होता है, तब आपका जो फ्लावर है वो बहुत ही बढ़िया खिलेगा। और 32 से ज़्यादा लीव्स काउंट है तो वो भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 32 से अगर नीचे लीव्स काउंट रहेगा तो थोड़ा सा पैटर्न और जो उसका सेहत में जो उसका हेल्थ या साइज में हो वो कमी खिलेगा और वो कमी दिखेगा भी। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जाइए तो आपका एटलीस्ट 32 लीफ काउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप फ्लावर वास और जब भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो फ्लावर वास लेकर फ्लावर वास में काट के आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इतना टॉल प्लांट्स लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारे दार्जिलिंग फ्लावर फेस्टिवल में पहले होता था कि हम पूरा पॉट उठा के ले जाते थे तो बहुत ही मुश्किल होता था। अभी हमने कन्वर्ट कर दिया, तो पूरी तरह से जो लार्ज एग्जिबिट है वो हम फ्लावर वास में एग्जीबिशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लार्ज एग्जिबिट बना रहे तो इसका जो साइड का बर्ड्स जो है वो पूरी तरह से निकाल देना है, और बीच का सिर्फ एक ही बर्ड रखना है। लेकिन बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि आप अगर ऐसे करते हैं तो आप चांसेस है कि आपका बीच का जो बर्ड भी है जो टूट जाए। तो इसलिए आपको बहुत ही धीरे से, आसानी से, प्यार से
से उससे बिल्कुल धीरे धीरे से उसको आप उसको उसका जो साइड बोर्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बोर्ड को सिक्योर कर पाएंगे। और इससे जब बोर्डिंग शुरू हो जाए तो मैंने आपको बोल दिया है कि 00:52:34 NPK आप चला सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए आपका काउ डंग मैन्योर आपका ये सारा काम कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा जो जानकारी आपको मिला है ये मैंने एकदम ग्लांस में जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप था उसका ग्लांस में मतलब छोटा करके लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कुछ जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप प्रैक्टिकल पार्ट था वो प्रैक्टिकल पार्ट्स यहाँ पे छूट गया, मैं करवा नहीं पाया क्योंकि ऑनलाइन में ये सारा करवाएंगे तो 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और 4-5 घंटे का वीडियो अपलोड करने में भी मुश्किल होगा। और आप लोग 4-5 घंटे तो 1.5 घंटे का वीडियो 10 मिनट का वीडियो नहीं देखते प्रॉपरली, तो 4-5 घंटे का वीडियो देखना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी ये पार्ट में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो हर पार्ट का एक ही अपना अपना मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके हिसाब से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर व्हाट्सएप या ग्रुप में आप ये कमेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि किसके बारे में आपको थोड़ी और नॉलेज या थोड़ी और जानकारी चाहिए। अभी और एक ऑनलाइन वर्कशॉप आ रहा है, उसके वो वर्कशॉप होगा पोइनसेटिया के बारे में। और पोइनसेटिया एक एफोर्बिया फैमिली के प्लांट में पड़ता है और उसके हिसाब से उसमें एक ऑनलाइन वर्कशॉप हम करेंगे, तो उसका भी ज़रूर हम आप लोगों के लिए लिंक भेजेंगे, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एक और बात, मेरा जो बुक ऑन क्रिसेंथेमम केयर है इन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वैसे दार्जिलिंग हिल्स के लिए लिखा गया है लेकिन आपके लिए भी बहुत ही उम्दा जानकारी मिलेगा इससे। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है, तो आप ये बुक भी बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा। तो ये बुक पढ़ के इसमें जो जो मैंने जानकारी दी इसका डिटेल मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को अभी तक बनने के लिए, मुझे ऑनलाइन वर्कशॉप में के लिए ट्रस्ट करने के लिए, भरोसा करने के लिए। और मैंने होपफुली मैंने जो जानकारी दिया है आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत बेहतर मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है, आप जब मुझसे आप जब व्यू आता है, आप जब देखते हैं मेरे वीडियोस को, आप जब पसंद करते हैं, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन बन जाता है, इंस्पिरेशन बन जाता है। तब मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह से आपको कुछ और ज़्यादा दूँ, क्योंकि किसी और का मैं आपका 1.5 घंटा 2.5 घंटा ले रहा हूँ, इसका मतलब जो है कि आपका लाइफ का जो प्रीशियस 1.5-2.5 घंटा आप मुझे दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से मुझे आपको बहुत ही बढ़िया अगर कंटेंट नहीं दे पाया तो वो मेरे लिए एक फेलर साबित होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके बढ़िया कंटेंट दूँ। तो इसीलिए मैं हर दिन काम कर रहा हूँ, हर दिन नई नई पढ़ाई कर रहा हूँ, सो दैट आपको लिए अच्छी तरह का कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का वर्कशॉप के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा है। फिर से कई और वर्कशॉप में फिर से जोड़ने की इच्छा भी होगा आप लोगों को, और मुझे भी भरोसा है कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। तभी तक के लिए आप सभी सेहत हंसते रहिए, खुश रहिए, आपका सेहत अच्छी रहे, और हो सके तो इस मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दूसरे वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।